Hello students, today we are going to discuss pre-AIATS NEET 2023 test number 6 which was held on 14th of January and the code is A. इसमें बच्चों हम लोग केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम साम्य। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कंटेनर हैविंग पिन होल कंटेन्स equal masses of SO2 and methane. The ratio of moles of SO2 and methane effused out initially is. यहाँ पे एक बोला गया है कि एक सूक्ष्म छिद्र युक्त एक पात्र में SO2 और मीथेन के समान द्रव्यमान हैं। प्रारंभ में निःसृत होने वाली SO2 और मीथेन के मोलों का अनुपात है। तो एज वी नो R of SO2, rate of effusion of SO2 upon rate of effusion of methane, this will be equal to moles of SO2 upon moles of methane into under root molecular weight of methane divided by मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। और क्योंकि दोनों के इक्वल मॉस लिए गए हैं तो ये हो गया x अपॉन 64, ये हो गया x अपॉन 16 इंटू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन इज 16 एंड SO2 इन 64। और इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1/8, 1:8। Therefore answer is 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ए रियल गैस ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन एट। एक वास्तविक गैस कौन सी परिस्थिति में आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। तो जैसा कि हमें पता है कि रियल गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो हमारा आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सिमिलर कंडीशंस मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। समान परिस्थितियों में आदर्श गैस में किस गैस का विचलन अपेक्षाकृत अधिकतम होगा। तो हमें मालूम है कि आदर्श गैस डेविएशन डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो डेविएशन ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर जो 4 आंसर दिए हैं उसमें अगर 3rd आंसर देखा जाए तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर तो डेविएशन इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द टेम्परेचर इन केल्विन इज क्वाड्रपल्ड देन RMS स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल बिकम। यदि ताप केल्विन में 4 गुना कर दिया जाता है तो गैसीय अणुओं का RMS चाल हो जाती है। तो हमें मालूम है URMS इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3RT अपॉन M और 3R अपॉन M कांस्टेंट है गैस के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं URMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। अब टेम्परेचर को हम 4 टाइम्स कर रहे हैं, 4 टाइम्स, तो URMS क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो आवर आंसर इज 2 टाइम्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन विल बी हाईएस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियों में नाइट्रोजन का घनत्व उच्चतम होगा। तो एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है P
m अपॉन आर टी। अब यहाँ पर m अपॉन r तो कांस्टेंट हो गया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर आप देखें कि टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए और प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए डेंसिटी हाई के लिए। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल टू गैसियस मिक्सचर। किस गैसीय मिश्रण के लिए डाल्टन का आंशिक दाब नियम लागू नहीं होता? तो हमें मालूम है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज गैसियस मिक्सचर विच हैज अनरिएक्टिव। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अमोनिया और HCl ये दोनों रिएक्टिव गैसेस हैं, इन पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 8.2 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 8.21 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पर इतने डेसीमीटर क्यूब मतलब इतने लीटर पात्र में 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा आरोपित दाब है। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू WRT अपॉन M इंटू V। अब यहाँ पे W तुम्हें दिया हुआ है 220 ग्राम, R की वैल्यू हो गई 0.0821 इंटू टेम्परेचर केल्विन में हो गया 27 प्लस 273 300 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 इंटू वॉल्यूम इज गिवन 8.21 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 एटमॉस्फेयर। तो आवर आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन है 2 moles of real gas A occupies 11.2 liter volume at STP. तो compressibility factor of gas is 2 मोल वास्तविक गैस A द्वारा 11.2 लीटर आयतन ग्रहण किया जाता है, तो STP पर A गैस का संपीड़नता कारक है। तो हमें मालूम है Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब यहां पर रियल गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2 और देखो 2 मोल गैस ली गई है, तो 2 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम हो गया 2 इंटू 22.4। तो ये आपका आंसर आ गया 1/4 दैट इज थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारा है CCl4 एंड CH4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 2 vessels A and B having volume 1 and 2 liter respectively contains, this is ideal gas. Ideal gas. If pressure in both the vessel are equal, pressure equal है, while temperature of vessel A is 273 and vessel B is 546 degrees Celsius, then ratio of moles of ideal gases in vessel. तो we know that P1 V1 upon N1 T1 will be equal to P2 V2 upon N1 T2। अब यहां पर बोला हुआ है प्रेशर बराबर है P1 इज इक्वल टू P2 के है, तो हमारी इक्वेशन हो गई V1
अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2 T2। अब V1 दिया हुआ है 1 लीटर, N1 हमें फाइंड करना है, T1 हो गया 273 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, तो केल्विन में चेंज करोगे। N2 V2 दिया हुआ है 2 लीटर, N2 हमें फाइंड करना है, और T2 हो गया 546 प्लस 273, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू आएगा 3/4। तो अवर आंसर इज 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर द प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर इज। सही ऊष्मागतिकी परिस्थितियां जो केवल निम्न ताप पर स्वतः परिवर्तित हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हमें मालूम है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यहां पे पहली कंडीशन अगर हम बोले तो डेल्टा एच लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो गया, डेल्टा एस इज ऑल्सो लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो गया। तो अब ये साइन हम कर देंगे डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये निगेटिव। अब यहां पर डेल्टा जी निगेटिव के लिए टेम्परेचर जब लो होता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मानी जाती है, क्योंकि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये साइन निगेटिव ही रहेगा और डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव आएगा, ऑल टेम्परेचर्स पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन अगर डेल्टा एस निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर हाई पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और लो पर स्पॉन्टेनियस होती है। तो हमारा आंसर पहला ही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली इनटू वैक्यूम। 10 मोल आदर्श गैस को निर्वात में रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होती है तो निकाय में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में होगा। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, चलो तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, और वैक्यूम में प्रसारित हो रही है तो वैक्यूम में W भी 0 होता है तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 100 लीटर टू 10 लीटर रिवर्सिबली एट कांस्टेंट टेम्परेचर at 27 डिग्री सेल्सियस। तो एंट्रोपी चेंज, कांस्टेंट टेम्परेचर है, संपीड़ित की गई है 100 लीटर से 10 लीटर 27 डिग्री सेल्सियस पर एंट्रोपी चेंज। तो अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NR log of V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। तो ये आपका हो गया 2.303। N की वैल्यू देखो दी हुई है 10 मोल और R के ही टर्म में आंसर है R, log ऑफ
अब यहाँ पे V2 का मान हो गया 10 और V1 का मान हो गया 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -23.03 R। दैट इज आवर आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, इफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 4P to P4 is -x किलोजूल पर मोल, then bond dissociation energy of P सिंगल बॉन्ड P। यदि अभिक्रिया 4P से P4 के लिए एंथैल्पी परिवर्तन -x किलोजूल है तो P सिंगल बॉन्ड P बंद की वियोजन ऊर्जा। देखो यहां पर रिएक्शन हमको दी हुई है 4P गैस से P4 गैस। इसके लिए डेल्टा H का मान दिया हुआ है -x किलोजूल, ठीक। अब अगर मैं क्रिया को लिख दूं P4 gives 4P, तो इसके लिए डेल्टा H का मान हो जाएगा x किलोजूल। अब P4 में अगर हम बात करें तो 6 PP बंद हैं, 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये 6 PP बंद को तोड़ने के लिए x किलोजूल ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो एक PP बंद को तोड़ने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, x/6 किलोजूल। तो आवर आंसर इज 3rd, तीसरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। तो देखो अगला प्रश्न पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन। कौन सी परिस्थितियां या अवस्था फलन नहीं है। अवस्था फलन मतलब जो कि स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करें। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर वर्क और हीट की बात करें तो यह अवस्था फलन नहीं है, ये पाथ फलन है। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया 2 and 4, 2 and 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H और डेल्टा U बराबर हैं। तो हमें मालूम है डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। और जब डेल्टा NG की वैल्यू 0 होती है तो डेल्टा H का मान डेल्टा U के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चौथी क्रिया में डेल्टा NG 0 है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -200 किलोजूल, then how much energy will be released on burning 0.8 ग्राम of methane। मीथेन की दहन एंथैल्पी -200 किलोजूल है, तो वायु के आधिक्य में 0.8 ग्राम मीथेन के दहन पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। अब यहाँ पर दहन ऊष्मा के लिए हम लोग क्रिया लिखते हैं CH4 प्लस 2O2 बना CO2 प्लस 2H2O। इस क्रिया में 200 किलोजूल ऊष्मा निकल रही है, -200 किलोजूल, और ये लिखी गई है 1 मोल के लिए। 1 मोल का मतलब हो गया 16 ग्राम।
16 ग्राम मीथेन के दहन पर इतनी ऊष्मा निकलती है। 16 ग्राम मीथेन के दहन पर 200 किलोजूल ऊष्मा निकलती है, निष्कासित होती है। तो 0.8 ग्राम के दहन पर कितनी निकलेगी? 200 इंटू 0.8/16 बराबर 10 किलो जूल। तो हमारा आंसर हो गया पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन A2 द्रव है, देखो ये 2A गैस में बदल रहा है। डेल्टा U का मान ये दिया हुआ है, डेल्टा S का मान 10 कैलोरी पर केल्विन दिया हुआ है। एट 300 केल्विन डेल्टा G हमें निकालना है। अभिक्रिया A2 से 2A गैस 300 केल्विन पर, डेल्टा U 2 किलो कैलोरी है, डेल्टा S 10 कैलोरी है पर केल्विन, डेल्टा G निकालना है। तो अब हमें मालूम है कि डेल्टा G इज इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, T डेल्टा S। तो अब हमें पहले डेल्टा H फाइंड करना होगा और डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब डेल्टा U का मान देखो बच्चों यहां पे दिया हुआ है 2 किलो कैलोरी, प्लस डेल्टा NG हो गया 2 माइनस 0 2 इंटू R की वैल्यू कैलोरी में पुट करेंगे, किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर बच्चों दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन। तो ये तुम्हारा आ गया 3.2 किलो कैलोरी। डेल्टा H ये आ गया। नाउ डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H 3.2 किलो कैलोरी में माइनस T इंटू डेल्टा S और T की वैल्यू हो गई 300। डेल्टा S को हम लोग किलो कैलोरी में पुट करें तो इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2 किलो कैलोरी। तो आवर आंसर इज फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गहन गुण है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, मास पर डिपेंड नहीं करती। तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं टेम्परेचर, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट 3 एंड 4। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इन 0.2 mNaOH। KSP is equal to 2.2 into 10⁻⁻20। 0.2 मोलर NaOH विलयन में क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की विलेयता ज्ञात करो। दिया गया है कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल 2.2 इंटू 10⁻⁻20 है। तो अब क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं, CuOH होल ट्वाइस। इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S है मोल पर लीटर। कॉमन आयन की प्रेजेंस में इन 0.2 mNaOH।
तो इसके KSP को हम लोग लिखेंगे, KSP इज इक्वल टू Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन इंटू OH- आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब Cu+2 आयन कंसंट्रेशन तो यहां पे बच्चों होगा S, और OH- आयन कंसंट्रेशन 0.2 हो जाएगा, 0.2 m। तो ये हो गया 0.2 m का होल स्क्वायर। KSP तुमको दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻19 m। तो आवर आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का होगा। तो अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अल्कलाइन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के एसिडिक होते हैं, और वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का नेचर उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स पे डिपेंड करता है। तो अब हम अगर पहला देखें तो पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि न्यूट्रल, दूसरा सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि एसिडिक, तीसरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो ये अल्कलाइन होगा, और चौथा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो आवर आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, पीएच ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, CaOH होल ट्वाइस। तो इसमें OH- आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 2 into 0.01, that is 2 into 10⁻⁻²। तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2 into 10⁻⁻², that is 1.7। Therefore pH is equal to 14 minus 1.7, that is 12.3। तो आवर आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन्स्टेड अम्ल और ब्रॉन्स्टेड क्षार दोनों के रूप। अब ब्रॉन्स्टेड अम्ल क्या होते हैं, जो प्रोटॉन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ब्रॉन्स्टेड क्षार जो प्रोटॉन अर्थात H+ आयन ग्रहण करने की। तो अब इसमें अगर हम पहली बात करें तो यह है H2PO2-, दूसरा है HPO3-2, तीसरा है HPO4-2, और चौथा है H3PO4। तो अब यहां पर अगर देखें तो H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड है, त्रिक्षारकीय अम्ल है, तो इसमें ये पुनः वियोजित होकर H+ आयन दे सकता है, और निगेटिवली चार्ज आयन होने की वजह से H+ आयन ले भी सकता है। तो ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल की तरह भी व्यवहार करेगा और ब्रॉन्स्टेड क्षार की तरह भी व्यवहार करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच विल मेक एसिडिक बफर। निम्न में से कौन सा एक अम्लीय बफर बनाएगा। तो अम्लीय बफर के लिए
एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड होना चाहिए और उसी एसिड का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो अब देखो यहां पे पहला अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, ये नहीं होगा। दूसरा अगर बात करें तो ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें हो सकता है। तीसरा अगर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी नहीं होगा। चौथा अगर बात करें तो दोनों एसिड हैं, ये भी नहीं होगा। तो अब अगर यहां पर देखो तो एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH बनेगा CH3COONa प्लस H2। अब एसिड के मोल्स की अगर हम बात करें तो एसिड के मोल्स हो गए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर 0.1, और बेस के मोल्स की अगर बात करें तो बेस के मोल्स हो गए मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर 0.05। तो ये हो गया 10⁻⁻² और ये हो गया 0.005। तो आफ्टर रिएक्शन ये 0.005 बच जाएगा और ये 0.005 बन जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अग्र अभिक्रिया के अधिकतम परिणाम के अनुकूल होंगी। तो अब यहां देखो A2 गैस है और ये सॉलिड है और AB गैस है। डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। दूसरी बात, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेस है, राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मोर है। और एज वी नो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मोर है, तो प्रेशर को लो करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, लुईस एसिड अमंग द फॉलोइंग। तो अब लुईस एसिड की अगर हम लोग बात करें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 3 फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो अब यहाँ पे बोरियन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देयरफॉर इट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बिहेव्स एज लुईस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन। सही व्यंजक का चयन करो। तो अब हमें मालूम है कि डेल्टा G
इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी log of Q। इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है और Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम होता है। तो उस कंडीशन में 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी log of K। Therefore डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -2.303 आर टी log of K। तो आवर आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -19 साम्यंतांक का मान है, तो निकाय में होगा। अब हमें मालूम है कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है। के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टू दी पावर x अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू दी पावर y। अब अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत कम होगी। तो अब यहाँ पे देखो के इक्विलिब्रियम बहुत कम है। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी हुई है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -19। दिस इज़ वेरी लेस। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट बहुत कम होगा। तो हमारा आंसर हो गया मोस्टली रिएक्टेंट्स, थर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 इज x। तो NH3 गिव्स हाफ N2 प्लस 3/2H2 विल बी, क्या होगा। अभिक्रिया N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 के लिए साम्यंतांक का मान x है, तो NH3 गैस से हाफ N2 + 3/H2 का साम्यंतांक होगा। तो अब हमें देखो दिया हुआ है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है x। अब इस क्रिया को अगर मैं लिख दूं 2NH3 गैस gives N2 plus 3H2 तो इसके लिए K डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/x। और इस रिएक्शन को अगर मैं 1/2 से डिवाइड कर दूं से डिवाइड कर दूं 3/2H2, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो K डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x टू दी पावर 1/2। तो हमारा आंसर हो गया 1/√x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 लीटर ऑफ 0.8 मोलर HCl, 4 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl
and 4 liter of 0.25 molar HCl are mixed together, तो pH of resulting mixture will be 2 लीटर दशमलव 8 मोलर HCl, 4 लीटर दशमलव 1 मोलर HCl, 4 लीटर दशमलव 25 मोलर HCl को आपस में मिलाया गया, परिणामी विलयन का pH होगा। तो अब 3 अम्ल मिलाए गए हैं, तो मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन will be equal to M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 upon V1 plus V2 total volume plus V3। अब M1 क्या दिया हुआ है 0.8, V1 2 प्लस M2 क्या दिया हुआ है 0.1 इंटू 4 प्लस 4 M2 दिया M3 दिया हुआ है 0.25, V3 is 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम 2 प्लस 4 प्लस 4 10, तो ये आ गया 1.6, 0.42 और 1, 1.6 2 that is 3 upon 10, that is 3 into 10 to the power minus 1। तो pH is equal to हो जाएगा minus log of 3 into 10 to the power minus 1, that is equal to 1 minus 0.48, that is equal to 0.52। तो our answer is first। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला देखो 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन दी हुई है a plus 2b gives 2c K1, दूसरी दी है c plus d gives e K2, तीसरी दी हुई है f plus b gives e K3। इन 3 की हेल्प से हमें इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। a plus 2d बना 2f will be। तो 3 इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहली इक्वेशन आपको दी है a plus 2b gives 2c, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। दूसरी इक्वेशन दी हुई है c प्लस d बना e, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। और तीसरी इक्वेशन दी हुई है f प्लस b gives e, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K3। एंड वी हैव टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट a plus 2d gives 2f, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। तो अब पहली इक्वेशन एज सच लिख रहा हूं मैं a प्लस 2b gives 2c, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2c प्लस 2d gives 2e, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K2 टू दी पावर 2।
और तीसरी इक्वेशन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2e gives 2f प्लस 2b। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/k3 स्क्वायर। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया जाए तो 2c से 2c कैंसिल हो गया, 2b से 2b कैंसिल हो गया, 2e से 2e कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन हमारी आ गई a प्लस 2d गिव्स 2f, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा k इज इक्वल टू k1 इंटू k2 स्क्वायर अपॉन k3 स्क्वायर। देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि इफ k ऑफ वीक एसिड इज 10 to the power -4 देन pKb ऑफ कंजुगेट बेस a माइनस विल बी। यदि दुर्बल अम्ल का k 10 की घात -4 है तो a माइनस का pKb होगा। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हमें मालूम है कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू होता है Kw के। अब Ka की वैल्यू दी हुई है 10 to the power -4 इंटू Kb इज इक्वल टू हो गया 10 to the power -14। तो Kb की वैल्यू आ गई 10 to the power -14 अपॉन 10 to the power -4 is equal to 10 to the power -10. Therefore, pKb is equal to minus log of Kb, that is 10 to the power -10, that is equal to 10. तो our answer is fourth. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन कैन बी हाइड्रेटेड टू गिव H5O2 प्लस। ठीक, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ये हाइड्रेशन से H2O से रिएक्शन करके गिव्स H5O2 प्लस। सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्सिल आयन कैन नॉट बी हाइड्रेटेड, जलयोजित नहीं होता, टू गिव स्पीसीज H3O2 माइनस। अब OH माइनस की अगर बात करें तो OH माइनस वाटर से हाइड्रेट होकर बनाता है H3O2 माइनस। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। पहला हाइड्रोनियम आयन जलयोजित होकर H3O प्लस दे सकता है, सही है। दूसरा जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन जलयोजित होकर स्पीशीज H3O2 माइनस नहीं दे सकता, ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है Kp इज इक्वल टू Kc फॉर द रिएक्शन। तो हमें मालूम है कि Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT टू द पावर डेल्टा Mg। and when delta Ng is equal to 0, Kp is equal to Kc। तो अब यहाँ पे देख लो Kp
डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है? पहला ऑप्शन ही हो गया 2 - 2 = 0। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट T डिग्री सेल्सियस Kw इज 10⁻⁻12। तो pH ऑफ प्योर वाटर एट T डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर में H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है OH- आयन कंसंट्रेशन, लेट इट बी X, और Kw इज इक्वल टू होता है H+ आयन कंसंट्रेशन into OH- आयन कंसंट्रेशन, that is equal to x square। तो x इज इक्वल टू हो गया √10⁻⁻12, that is equal to 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। Therefore pH is equal to minus log of 10⁻⁻6, that is equal to 6। तो our answer is second। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, भौतिक साम्य के विषय में गलत कथन। पहला बोला गया है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन क्लोज्ड सिस्टम, सही है। दूसरा बोला गया है ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं कांस्टेंट होती हैं। तीसरा बोला गया है बोथ ऑफ द अपोजिंग प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम, ये गलत, स्टॉप नहीं होता, बोथ अपोजिंग प्रोसेस सेम स्पीड से चलते, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, निम्नलिखित में से किसमें साम्यान्तांक का मान प्रभावित होता है? पहला बोल रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती। दूसरा बोल रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, ये सही है। तीसरा बोल रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और चौथा बोल रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम चेंज करने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है 0.2 मोलर सॉल्ट ऑफ AB ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस pKb 6। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस के लिए pH इज इक्वल टू होता है pH इज इक्वल टू 7 + ½ into pKa minus pKb, that is 7 + ½ into 4 minus 6, that is equal to 6। तो our answer is second। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अम्लीय। अब देखो CH4, वाटर, अमोनिया, H2S। तो यहाँ पर एसिडिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियम का ग्राफीय निरूपण के लिए सही विकल्प का चयन करें।
तो बॉयल्स का लॉ क्या कहता है? बॉयल्स का लॉ कहता है P is directly proportional to 1 upon V. That is, P is equal to K into 1 upon V. That is, Y is equal to mx. Straight line passing through region. तो our answer is first. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें पहला आपको दिया गया है, वेरी हाई प्योरिटी सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग HCl गैस थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में HCl गैस प्रवाहित करने पर बहुत उच्च शुद्धता वाला सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सही है। किसी भी सॉल्ट के संतृप्त सॉल्यूशन में अगर कोई ऐसा कॉमन आयन डाला जाए तो प्रेसिपिटेशन होता है। सही बात है। दूसरा बात बोल रहे हैं, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl HCl गैस कॉजेस कॉमन आयन इफेक्ट। बिल्कुल सही है। NaCl के संतृप्त विलयन में HCl गैस के कारण सम आयन प्रभाव होता है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखो, सूची 1 में, लिस्ट 1 में सॉल्ट दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके KSP दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में पहला सॉल्ट है AgBr और AgBr एक बाइनरी सॉल्ट है और बाइनरी सॉल्ट के लिए KSP होता है S²। तो इसके लिए KSP की वैल्यू होगी S²। दूसरा है मर्क्यूरस क्लोराइड। अब यहां पे ध्यान रखना है, मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है Hg2Cl2, ये डिसोशिएट होकर Hg2+2+2Cl- देता है। तो दिस इज ए ट्राइनरी सॉल्ट, त्रिअंगी लवण है। तो त्रिअंगी लवण के लिए KSP होता है 4s³। उसके बाद तीसरा हाइड्रोक्साइड जो दिया है, ये क्वाटरनरी है, 4 आयन बनाएगा। तो इसके लिए KSP होगा 27s⁴। और पांचवा पेंटेनरी है, 3 Ca और 2 PO4। तो KSP इज इक्वल टू 108s⁵ होता है। तो अब यहां पर आंसर देखिए, पहले का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो आवर आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज x किलोजूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी, और दिया गया है कार्बन की ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है सॉलिड को वेपर्स में चेंज करने की, और कंबशन का मतलब हो गया C ग्रेफाइट प्लस O2 gives CO2। डेल्टा H x किलोजूल पर मोल।
अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या डिफाइन किया जाता है? Enthalpy of formation, the amount of heat released or absorbed in the formation of 1 mole of any substance from its constituent elements in stable and natural state. तो ये कार्बन का स्टेबल और नेचुरल स्टेट का आइसोटोप है, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल CO2 बन रहा है, तो इसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाएगा। देयरफॉर आवर आंसर इज 1। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ ए गैस एट STP इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 56। 2 ग्राम गैस द्वारा घेरा गया आयतन क्या है यदि इसका वाष्प यूनिट 56 है? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा मोल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 22.4। STP कंडीशन दी हुई है, और मोल्स यहां पर हो गया वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 56, 2 इंटू 56 इंटू 22.4, that is equal to 0.4 liter. So our answer is second. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, द टेम्परेचर एट विच मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ O2 बिकम्स इक्वल टू SO2 एट STP। किस ताप पर O2 गैस की प्रायिकता चाल STP पर SO2 की प्रायिकता चाल के बराबर होगी? तो अब एवरेज स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होती है? √2RT अपॉन m। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू √2R, और सल्फर डाइऑक्साइड STP पर बोला गया है। STP का मतलब टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। तो ये बच्चों हो जाएगा T अपॉन MO2 इज इक्वल टू 273 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2, that is T upon 32 is equal to 273 upon 64। तो T is equal to आ गया 136.5 केल्विन। तो हमारा आंसर हो गया 136.5 केल्विन, दैट इज आवर आंसर इज 4। तो ये था बच्चों प्री AIATS का डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा और आपने अपना पेपर अच्छा किया होगा। थैंक यू।